बंधन से उड़ान तक भाग 4। तमीम घर लौटे रात 10 बजे। आमतौर पर तमीम के लिए नवनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतज़ार करती थी। तमीम आते ही साथ खाते थे, लेकिन आज उसने इंतज़ार नहीं किया। अपने खाने को रात 8 बजे तक खा लिया और कमरे में जाकर किताबों के साथ बैठ गई। नवनी का मन आज बहुत बेचैन था। नवनी की शादी को 3 साल हो गए थे। इन 3 सालों में नवनी ने जीवन के सारे शौक छोड़ दिए थे और सबको खुश रखने के लिए खुद को पीछे कर लिया था। नवनी को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। 2 हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद था। उसे अपनी आंखें पर गाढ़ा काजल लगाना भी अच्छा लगता था। नवनी के लिए मेहंदी, चूड़ियाँ और काजल लाने में उसके पिता कभी भूलते नहीं थे। नवनी बैठकर सजती थी और उसके पिता दीपक की रोशनी में उसकी तरफ देखकर कहते थे, नवनी की माँ, देखो, अल्लाह ने मेरे कच्ची झोपड़ी में एक राजकुमारी भेज दी है। अल्लाह ने मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। मेरे सारे बेटे और बेटियाँ एक एक चांद के टुकड़े हैं। रबैया बेइज्जत होकर सामने नहीं आती थी, लेकिन नवनी को कभी कभी उसकी माँ की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। कौन जानता है, शायद रबैया को डर था कि गरीब घर में जन्मी एक लड़की का भविष्य ठीक नहीं होगा। नवनी के पिता गरीब थे, फिर भी वे हमेशा अपने बच्चों की खुशी को पहले रखते थे। नवनी को याद है, उसके पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। ईद के समय दुकान में माल नहीं उठाते थे, बल्कि बच्चों और पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदते थे। नवनी की बात माँ रबैया इस आदत पर बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन नवनी के पिता हाशिम अली इसे नज़रअंदाज कर देते थे। वे हंसते हुए कहते थे, मेरे बच्चों को नए कपड़े पहनकर हंसते हुए घूमते हुए देखना ही मेरे लिए ईद का असली आनंद है। ये खुशी मुझे दुकान में लाखों की बिक्री करके नहीं मिल सकती। रबिया कहती थी, तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाशिम अली कुछ नहीं भूलते थे। वे दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए किस्तों से पैसे लेते थे और सालों भर उन किस्तों को चुकाते हुए उनका जीवन खत्म हो जाता था। जब नवनी बड़ी हुई, उसने समझना शुरू किया, तब से वे ईद पर नए कपड़े पहनना बंद कर दी। गरीब घरों में पले बड़े बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। नवनी और उसके 3 भाई बहन भी छोटी उम्र में ही समझ गए थे कि उनके घर की असली हालत क्या है। फिर वे कभी भी अपने पिता से अच्छे खाने या अच्छे कपड़े की मांग नहीं करते थे। वे चारों मिलकर गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। नवनी को याद है, जब वो कक्षा 6 में थी तो वह कक्षा 6 की एक लड़की को ट्यूशन देती थी। महीने में 200 रुपये वेतन मिलता था। जब वह पैसा मिल जाता था तो नवनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वह वो पैसे अपने पिता को दे देती थी। चारों भाई बहन मिलकर महीने में करीब 1000 रुपये कमाते थे बच्चों को पढ़ाकर, और इस पैसों के मूल्य को केवल वही जानता था जो इस अभाव में जी रहा है। हाशिम अली अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि उनके छोटे छोटे बच्चे कितने समझदार बन गए हैं। वे बिना किसी शिकायत के दाल सब्जी खाते हुए उठ जाते थे। हाशिम अली ने तय किया कि वह किसी भी हालत में अपने बच्चों को पढ़ाई करवाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बाप की बातें सोचते सोचते नवनी के दिल पर भर आया और वह जोर जोर से रोने लगी। वह सोच रही थी कि कितना समय हो गया अपने पिता से मिली नहीं। हाशिम अली 2 साल पहले उसे देखने आए थे। तब तो ताहिरा ने नवनी की माँ से फ़ोन पर कहा था कि हाशिम अली को उनके घर नहीं आना चाहिए। आसपास के फ्लैट के लोग उनकी पोशाक देखकर उनकी गरीबी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ताहिरा को ये अच्छा नहीं लगता था। वह नहीं चाहती थी कि पड़ोसी उन पर हंसी करे। नवनी उस दिन मर जाने की सोच रही थी। ये सच है कि 2 पड़ोसियों ने ताहिरा को पूछा था कि हाशिम अली कौन है। ताहिरा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें बताया था कि वह उनके गांव का चौकीदार है। हाशिम अली लिफ्ट इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, इसलिए वह सीढ़ियों से 4वीं मंजिल तक आए थे। सीढ़ियों में कुछ लोग उन्हें देखकर हैरान हुए थे। ऐसे हाई क्लास अपार्टमेंट में किसी का मेहमान नहीं था, इसलिए कुछ लोग उत्सुक होकर पूछे थे। नवनी कहने वाली थी कि वह नवनी के पिता है, लेकिन ताहिरा और तमीम के गुस्से के सामने वह कुछ नहीं कह सकी। ये सब सोचते सोचते नवनी ने नमाज की चटाई पर बैठकर सिजदा किया। सिजदे में जाते हुए जोर जोर से रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद उसने खुद को शांत किया और एक फैसला लिया। यह वह किसी को नहीं बताएगी, बस एक दिन करके दिखा देगी। नायरा बेटे को घर में लौटते ही तुरंत हाथ पकड़कर लुमना के कमरे में ले गई। फिर दरवाज़ा बंद कर कहा, सच सच बताओ, वो लड़की कौन है। तमीम ने गुस्से में जो कहा था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि घर में इस बारे में किसी को पता चले। उसने थोड़ी हिचकिचाहट में कहा, अरे कुछ भी नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी एक सहकर्मी है नीतू, वह मुझे पसंद करती है और मुझे भी उसे अच्छा लगता है। हम कभी कभी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सच में उसे करना चाहता हूँ, या अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। ताहिरा हंसी में बोली, तमीम, जैसा तुम जानते हो वैसा ही मैं भी जानती हूँ कि नवनी झूठ नहीं बोल सकती। वह कभी किसी के बारे में झूठ नहीं बोलती। लुबना जो कह रही है वह झूठ है। तुम्हें समझना चाहिए, तुम भी समझती हो, लुबना भी जानती है। तुम मुझसे कुछ छिपाओ मत। अगर तुम चाहो तो मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी जब तुम्हारे पिता विदेश चले जाएंगे। सच सच बताओ, मुझे बताओ। ताहिरा ने गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, ऐसी बातें मत करो, वो लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी क्या। ताहिरा ने अपने बेटे के गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब क्या। बिल्कुल, मैं तुझे उसी लड़की से शादी कराऊंगी। नवनी फ़कीर की बेटी है, फ़कीर की। तो एक बार सोच, तो महीने में के अंत में तेरी पत्नी के 25,000 की सैलरी मुझे दे देगी, 500 के 50 नोट। तो चिंता मत करो, उस फ़कीर की बेटी को मैं नहीं रखूँगी।
तमीम थोड़ी देर के लिए डर गया। उसके लिए उसके माता पिता दोनों ही बहुत प्यारे थे। नवनी को उसके पिता ने पसंद किया था। अगर वो नीतू से शादी करता है तो उसका पिता को बहुत दुख होगा। तमीम अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। उसका लक्ष्य तो नीतू को किसी तरह से एक बार बिस्तर तक ले जाना था। चाहे नीतू कितने भी कहे कि शादी से पहले नहीं, तमीम जानता था कि धीरे धीरे वो नीतू को मना ही लेगा। ताहिरा बेगम मुस्कुराते उठी और बेटे को खाना देने लगी। तमीम टेबल पर बैठा खा रहा था, तभी हमीदुर रहमान चाय पीने के लिए उठे। उन्होंने नवनी को बुलाया और कहा, मुझे एक कप चाय दे सकती हो नवनी? नवनी की आंखों में आंसू थे और उसने अपनी आंखें पोंछते हुए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। उस वक्त हमीदुर रहमान का फ़ोन बजने लगा। ताहिरा ने नज़र घुमाकर पूछा, कौन है? हमीदुर रहमान ने जवाब दिया, पात्र पक्ष का फ़ोन है। ताहिरा खुशी से झूमती हुई बोली, स्पीकर पर बात करो। हमीदुर रहमान ने स्पीकर ऑन किया और हेलो कहा। तभी सामने से रिश्ते के कड़वे शब्द सुनाई दिए। रसोई से नवनी को साफ साफ सुनाई दिया जब रिश्ते का बिचौलिया बोला, भाई साहब, ये शादी नहीं होगी, लड़के को लड़की पसंद नहीं आई। यह सुनकर ताहिरा बेगम के सिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। हमीदुर रहमान साहब भी थोड़े स्तब्ध हो गए। फिर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, में लड़की का क्या दोष है? बिचौलिया बोला, हालांकि ये कहना सही नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ। लड़के को आपने देखा है, माशाल्लाह बड़ा अफसर है, देखने में भी अच्छा है। लेकिन लड़के ने आपकी बेटी के हाथ पैर देखे, चेहरे का रंग सफ़ेद है लेकिन हाथ पैर काले हैं। लड़का सरकारी अफसर है, समाज के उच्च वर्ग का है। अगर वह काले रंग वाली लड़की को ले जाएगा तो लोग उस पर हंसी उड़ाएंगे। इस लड़के ने मना कर दिया। और आपके आसपास के लोग, आपके बेटे की माँ ने जब आपके बेटे के परिवार के बारे में पूछा, सबने कहा कि आपकी बेटी नखरीली है, बहुत घमंडी है, दूसरों को सम्मान नहीं करती, अक्सर अपने बड़े भाई की बहू से लड़ती हुई सुनी जाती है। नवनी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आजकल शादी के बाज़ार में इस तरह से लड़कियों का मूल्यांकन किया जाता है, ये नवनी को समझ में नहीं आता। हर किसी को अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन क्या कोई इस तरह से कह सकता है? फिर भी लुबना की उम्र क्या है, 23-24 साल, अभी भी बच्ची है। वह थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है और चिल्लाती है तो लोग उसे इस तरह गंभीरता से क्यों लेते हैं? क्या इस तरह के शब्दों को पात्र पक्ष को कहने की ज़रूरत है? नवनी मन ही मन बोली, अल्लाह, लुबना के लिए इससे अच्छा कोई और रिश्ता भेज देना। तमीम का खाना खाने के बाद अब मन नहीं था। हमीदुर रहमान ने नवनी को चाय बनाने के लिए नहीं कहा क्योंकि अब उसे खाने का मन नहीं था। नवनी डरी हुई कदमों से अपने कमरे की ओर जा रही थी ताकि ताहिरा बेगम से ना मिले, लेकिन ताहिरा बेगम ने उसे देख लिया और कहना शुरू कर दिया, सारी गलती छोटे आदमी की बेटी की है। इस छोटे आदमी की बेटी ने ठीक से खाना नहीं बनाया, ज़्यादा आइटम नहीं बनाए, इसलिए उन्होंने हमारी बेटी की खामियां निकाल कर रिश्ता ठुकरा दिया। असली बात तो यह है कि मेरी बेटी नहीं है, असल में खाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। सासुरी की चुप सुनकर दिशा बाहर आ गई। वह सब सुनकर मुस्कुरा दी। दिशा कभी कभी सबके फ्लैट्स में जाती है और जब घर का जिक्र होता है तो वही बातें बता देती है, कुछ झूठ नहीं कहती। घर में जो भी सासुरी या ननद करती है यही कह देती है। अब नवनी और चुप नहीं रह सकी, गुस्से में जवाब दिया, माँ, किसी को पसंद करने के लिए 10 तरह के खाने खाकर पसंद नहीं किया जाता। अगर एक गिलास पानी दिया भी जाए तो जो पसंद होगा वही पसंद होगा। और आपके घर में काम करते करते मेरी सांस से थमने लगी है, वहाँ किसी के घर जाकर ये सब चर्चा करने का समय कहाँ मिलेगा? ताहिरा की इच्छा हुई कि नवनी के गाल पर फिर से थप्पड़ मारे, लेकिन हमीदुर रहमान साहब के सामने उसने अपने इरादे को दबा लिया। नवनी अब और सहन नहीं कर सकती। वह सीधे ससुर के पास जाकर सब कुछ बता दी, जो भी हुआ था जब वह वहाँ नहीं थे, और यह भी कहा कि अब वह इस घर में नहीं रह सकती। उसके पिता के घर भले ही गरीब हो, लेकिन वहाँ शांति है। अच्छे खाने के बावजूद इस अशांति को सहन करते करते नवनी थक चुकी है। वह इसे मुक्ति चाहती है। हमीदुर रहमान साहब ये सब सुनकर चौंक गए। उनके सिर में खून चढ़ गया। उन्होंने नवनी से पूछा, क्या तुम्हारे पास उस लड़की का नंबर है? नवनी ने कहा, हाँ है पापा। हमीदुर रहमान ने नंबर लाने को कहा। तमीम बिस्तर पर बैठकर दुआ यूनुस पढ़ने लगा। नवनी ने हमीदुर रहमान के फ़ोन में नंबर डाला और डायल किया। रिंग हो रही थी। तमीम बार बार मन ही मन कह रहा था, अल्लाह, फ़ोन उठाओ मत, नीतू प्लीज़ फ़ोन मत उठाओ। लेकिन तमीम को निराश करते हुए फ़ोन की दूसरी ओर नीतू ने अपने मधुर स्वर में सलाम किया और कहा, किसे चाहिए? तमीम दौड़ते हुए हमीदुर रहमान के पैरों को पकड़कर कहने लगा, कृपा बाबा, नीतू से कुछ मत कहिए, ऑफिस में मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। मैं खुद ही नीतू से जल्दी रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। बाबा, इस तरह मुझे अपमानित मत कीजिए। हमीदुर रहमान साहब नवनी के चेहरे की ओर देखे। नवनी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। हमीदुर रहमान को नवनी पर बहुत दया आई। उन्होंने पैरों से तमीम को हटाया और कहा, मैं हमीदुर रहमान हूँ, तमीम का पापा। नीतू फिर से सलाम करके बोली, कैसे हैं बाबा? तमीम ने आपको हमारे रिश्ते के बारे में बताया था क्या? हमीदुर रहमान जवाब देने से पहले ताहिरा ने फ़ोन छीन लिया। कॉल कट कर वह हमीदुर रहमान की ओर घुरते हुए बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बेटे की इज्जत की बात छोड़कर तुम इस लड़की को फ़ोन लगाकर सब कुछ बताने जा रहे हो? हमीदुर रहमान हंसते हुए बोले, शर्म मुझे क्यों होगी? शर्म तो तुम्हारी गुनी
बेटे को होनी चाहिए। घर में पत्नी होने के बावजूद ऑफिस की दूसरी लड़की के साथ रिश्ते बना लिए हैं। अभी तक मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा है, इतना ही काफ़ी है। ताहिरा चिल्लाकर बोली, मैं कभी भी इस छोटे आदमी की बेटी को घर की बहू मानती नहीं और नहीं मानूंगी। मेरा बेटा भी नहीं मानता। मेरे बेटे को जो लड़की पसंद आएगी वही वह शादी करेगा। अगर ये लड़की दूसरी पत्नी के साथ रह सकती है तो ठीक है, नहीं तो चली जाए। हमीदुर्रहमान गुस्से में आकर पत्नी को थप्पड़ मारने की सोच रहे थे, लेकिन नवनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ताहिरा गुस्सा से में बदबुदाई, क्या तुम इस छोटे आदमी की बेटी के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाने जा रहे हो? आज तो मामला साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं ताहिरा तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। नवनी अभी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका सिर घूमने लगा और वह अचानक सोफे पर गिर गई। ताहिरा रोते रोते अपनी नंदों और बहनों को फ़ोन करने लगी। फिर उसने सबको झूठा बात बताकर हमीदुर्रहमान और नवनी के खिलाफ जज बना दिया। और मैं फैसला किया कि या तो नवनी इस घर में रहेगी या फिर वह खुद चली जाएगी। ताहिरा की बात सुनकर दिशा बोली, माँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगी। बाबा। लुबना बोली, माँ जाएगी, मैं भी वहीं जाऊँगी। हमीदुर्रहमान गुस्से से दांत भींचते हुए बोले, क्या तुम लोग मेरे साथ फिल्म देखने आए हो? फिल्म दिखाने के लिए नहीं आए हो क्या? नवनी इस घर में रहेगी, यहीं रहेगी। तुम्हारे लिए बाहर जाने का रास्ता खुला है, बाहर जाओ। तमीम से झुकाकर खड़ा था। समीम चुप था। वो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत असुखी था, इसलिए घर से दूर रहता था। खुद ही इच्छा से उसने अपनी पोस्टिंग ढाका से बदलाकर चटगांव करा ली थी। दिशा से शादी करके समीम के लिए सबसे बड़ी गलती थी। युवा होते हुए सही गलत समझे बिना ही उसने शादी कर ली थी। ऊपर से घर में हर दिन माँ और बहनों का ये ड्रामा देखकर समीम परेशान था। कभी कभी वह हैरत होता था कि उसका बड़ा भाई क्या सच में कोई मजबूत इंसान है। ताहिरा बेगम रोते हुए अपने कमरे में जाकर बुर्का पहनने लगी। नवनी को लगने लगा जैसे वह जहन्नुम में है। 15 दिन बाद जब हमीदुर्रहमान चले जाएंगे तो उनका क्या होगा, ये सोचते हुए नवनी कांप उठी। ताहिरा बेगम बाहर जाने के लिए दौड़कर नवनी के गले लगलाकर बोली, तुम अल्लाह के लिए मुझसे मत कहो कि तुम कहीं जाओगी। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे 2 दिन की मेहमान समझो। तुम जाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? हमीदुर्रहमान गुस्से से डांटते हुए बोले, बकवास मत करो नवनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नवनी ससुर के सामने दोनों हाथ जोड़कर बोली, कृपा बाबा अब बस करें। एक बार तो सोचिए, इस घर में मैं किसके पास रहूंगी? शादी के बाद एक लड़की के एकमात्र सुरक्षित ठिकाना उसका पति होता है। वो अपने पति के लिए ढाल बनता है, पत्नी के लिए ढाल बनता है। वो अपनी पत्नी को हर मुश्किल से बचाता है। लेकिन मेरे पास कौन है बाबा? जहाँ मेरा पति ही नहीं है वहाँ मैं बेशर्मी से क्यों रहूँ? जब मेरे लिए मेरे पति का प्यार और इज्जत नहीं है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? अब मुझे मत रोकिए बाबा। अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो मेरी गुजारिश है कि मुझे यहाँ रहने के लिए मत कहिए, मुझे जाने दीजिए। हमीदुर्रहमान कुछ कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाए। नवनी कमरे में जाकर एक पंच क्लिप बालों में लगाकर आई और बोली, मैं जा रही हूँ बाबा, अगर आप चाहे तो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। हमीदुर्रहमान नवनी को खड़ा होने के लिए कहकर अपने कमरे में गए। फिर वे लौट कर एक बड़ा हॉर्लिक्स का डब्बा हाथ में लेकर आए। नवनी को सोफे पर बैठने को कहा। वह डब्बा से गहने निकालने लगे। ताहिरा, लुबना, दिशा सभी की आंखें चौंक गई जब उन्होंने गहने देखे। हमीदुर्रहमान बोले, ये तुम्हारी शादी के गहने हैं, मैंने तुम्हारे लिए लाए थे। तुम इन्हें अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन तुमने इन्हें अपनी ससुरानी के पास छोड़ दिए थे। अब ये गहने तुम्हारे हैं। नवनी चौंकते हुए बोली, नहीं बाबा, मुझे इनमें से कोई भी गहना नहीं चाहिए। इस दुनिया में औरत का सबसे बड़ा आभूषण उसका पति है। जब वह आभूषण नहीं है तो इस सोने के आभूषण मेरे लिए क्या होगा बाबा? हमीदुर्रहमान बोले, ये तुम्हारे लिए इस बाप का उपहार है, या फिर इससे समझो कि तुम्हारे साथ जो 3 साल मेरे कारण बीते उनके लिए थोड़ी सी मुआवजा। जानता हूँ हज़ारों तोले सोने से भी मुआवजा पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इन्हें लौटाओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। नवनी दोनों हाथ फैलाकर सभी गहने ले ली। हमीदुर्रहमान ने नवनी का हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। हमीदुर्रहमान और नवनी घर से बाहर जाते ही ताहिरा अपना चेस्ट पकड़कर सोफे पर गिर पड़ी। तमीम, लुबना, दिशा दौड़ते हुए आई। सभी ने पूछा, क्या हुआ? समीम वहीं खड़ा था। वह बस इंतज़ार कर रहा था कि सुबह जल्दी हो, बस वो बस पकड़कर खुद को इस ड्रामे से दूर ले जाएगा। ताहिरा रोते हुए बोली, मेरी कितनी बड़ी बर्बादी हो गई। तुम्हारे पिता ने वह लड़की साड़ी सोने की ज्वेलरी दे दी। वह कुल 15 तोला सोना था। हाय अल्लाह, ये क्या बर्बादी हुई। दिशा हंसते हुए बोली, माँ इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारी आंखों का कांटा जो दूर हो गया, इसके लिए खुश रहो। ताहिरा बदबुदाई, तुम क्या कह रही हो दिशा? 15 तोला सोने की कीमत जानते हो? नहीं तो वह 8-10 लाख रुपए के गहने हैं। इतनी महंगी ज्वेलरी मेरी थी, वह फ़कीर की बेटी ले गई। मैं केस करूँगी। तुम्हारे ससुर का जो हो वो चले जाए, मैं जाकर उसे छुड़ा लाऊंगी। तमीम अपने कमरे में चला गया। तमीम के पीछे समीम भी गया। बिस्तर पर लेटते हुए समीम बोला, क्या यह काम ठीक हुआ भाई? तमीम जवाब नहीं दे पाया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या हुआ और मुझे अब क्या करना चाहिए। समीम हंसते हुए बोला,
सच्चा सोना नहीं पहचान पाए भाई, जैसी शानदार बीवी को तुम इस तरह माँ के कहने पर छोड़ रहे हो। तमीम जवाब दिया, मेरी समस्या तुम क्या समझोगे, तुम्हारे ससुराल जैसा मेरा ससुराल भी ठीक नहीं है। माँ की कितनी शिकायतें होती हैं हर दिन। माँ का रोना मैं सहन नहीं कर सकता। अगर नवनी भी दिशा जैसी होती तो। समीम हंसते हुए बोला, अगर दिशा जैसी होती तो तू और पहले आत्महत्या कर लेता भाई। दिशा मेरे गले की कांटी बन गई है, ना तो मैं उसे निगल सकता हूँ ना ही उगल सकता हूँ। तुझे पता है भाई, करीब 1.5 साल से मैं दिशा के साथ किसी तरह की नज़दीकी नहीं रखता। माँ दिशा के परिवार के बारे में जानने के बाद पागल हो गई कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए। 22 साल की उम्र में कोई लड़का मेरी जैसे शादी करता है? मैं तो दिशा को ठीक से समझ भी नहीं सका और उससे पहले ही शादी कर ली। तेरी शादी से पहले ही मैंने अपनी शादी कर ली। क्या कोई ऐसा काम करता है भाई जो तुमने किया है? दिशा मेरा कोई बात नहीं सुनती भाई, पूरी तरह से मेरे कंट्रोल से बाहर है। आज इस दोस्त का जन्मदिन है तो कल दूसरे दोस्त की पार्टी, परसों हैंग आउट है, ऐसे वह दिन बिता देती है। उसकी एक ही ताकत है, उसके पिता की बहुत सारी संपत्ति, 2 भाइयों की लाडली बहन है वह। मैं कुछ कहूँ तो माँ मुझे गालियाँ देती है। तो तू बता भाई, अगर दिशा को उसके पिता की संपत्ति मिल जाए तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? माँ को क्या फ़ायदा होगा? क्या माँ को दिशा सब दे देगी? फिर क्या माँ इस सब लालच में आकर ऐसा करती है? क्या दिशा ने आज तक माँ के लिए एक कप चाय बनाई है? क्या उसने कभी पिताजी को खाना दिया है? उसने क्या किया है? फिर भी माँ के लिए वह अच्छी है क्योंकि उसके पिता अमीर है, जबकि भाभी जो सुबह से रात तक मेहनत करती है उसका कोई सम्मान नहीं है। माँ की मानसिकता ऐसी क्यों है? तो एक शिक्षित इंसान होकर ऐसा क्यों है, ये मैं भी नहीं समझ सका। इतना ही कहूँगा, तूने बहुत बड़ी गलती की है। समीम जाने के बाद तमीम बैठकर सब कुछ सोचने लगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए। गाड़ी में बैठी नव ने एक कठिन निर्णय लिया। जितनी जल्दी हो सके वह तमीम को तलाक दे देगी। वो अपने करियर को इस तरह बनाएगी कि तहिरा बेगम एक दिन उसके पास आने के लिए मजबूर हो जाए और वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगी। सारे मायाजाल को तोड़कर और सिर्फ खुद के बारे में सोचेगी। कहानी अगली वीडियो में जारी रहेगी। अगर अब तक कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।